हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लेकर के आए हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा में बहुत सारी लड़कियां चयनित होकर के आ रही हैं और इन लड़कियों में एक खास बैकग्राउंड होती है जिसके लिए पूरे देश में इनकी चर्चा हुई है। जैसे ऐश्वर्या शिवराण हों या ओम प्रकाश बिरला की बेटी अंजलि बिरला हों, ऐसी तमाम और भी लड़कियां हैं जिनकी पहले बैकग्राउंड मॉडलिंग या फिल्मों के से रही है और ऐसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया है और उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा के क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं। ये सब महिलाएं एक उदाहरण प्रस्तुत करती हुई और भी जो आने वाली छात्र छात्राएं हैं या जो एस्पिरेंट्स है, अभ्यर्थी हैं, उन सब का मान बढ़ाने के लिए और उन सबको इंस्पायर करने के लिए उनका नाम लिया जाता है। और ऐसे ही हमारे साथ आज एक ब्यूटी पीजेंट जीतने वाली मिस हरियाणा के रूप में एक लड़की हैं, आरती वत्स, जिनसे मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। ये हमारी स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने ये भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं और बहुत पढ़ने में भी मेधावी हैं। उम्मीद है कि अगले साल आप जरूर इनको भी सफलता की सूची में देख पाएंगे। आरती के बारे में एक बात मैं कहूं कि ये आरती हरियाणा से है, जहां से आपका हरियाणा से हैं, जहां से बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद हुआ था। वहां से ये आरती ताल्लुक रखती हैं और 2019 में मिस हरियाणा चुनी गई हैं। इसके अलावा अभी 2021 में भी एक बड़ा ही बढ़िया कार्यक्रम में इनको अवार्ड दिया गया है। इन सब चीज़ों के इनकी अवार्ड की लिस्ट बहुत लंबी है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इनकी अवार्ड की लिस्ट लंबी है। इन्हीं से आज हम लोग कुछ बात करेंगे और वो बात इस सिलसिले में होगी कि ये देखिए, आरती वत्स क्राउन विनर मिस हरियाणा 2019, टाइटल मिस रैंप वॉक 2019, अवार्डेड बाय नाज हैन बेटियों पर अवार्ड, नाज है बेटियों पर अवार्ड 2019, अवार्डेड बाय वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2020, अवार्डेड बाय उर्विल साहित्य सम्मान फॉर उर्विल बुक 2021, साझा काव्य कार्य संग्रह। आरती के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि आरती जो है बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं और इनकी कविता बहुत सारे जगह पे प्रकाशित होती रहती हैं। आए दिन अखबार और न्यूज चैनल की कटिंग इनका देखने को मिलता है, जिसमें इनकी कविताएं प्रकाशित होती हैं, वो चाहे न्यूज़पेपर हो या मैगजीन्स हो। मायनिक साहित्य सम्मान फॉर मनैक बुक 2021 का साझा काव्य संग्रह, यूथ आइकन बेटियों की हिकी संस्थान 2021, और अभी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2021 यूथ इन्फ्लुएंस ऑफ बाय अमर उजाला। ये इनकी कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आरती से आपको इंट्रो कराऊंगा। ये तब का है जब मिस हरियाणा ही चुनी गई हैं। उसके बाद ये कुछ पिक्चर है जब आरती को और भी अवार्ड मिले हैं। इन सारे अवार्ड के बाद ये अमर उजाला का जो अभी लेटेस्ट मुझे लगता है कि मिला है, ये एक है। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो पहले इनको तरह तरह के काव्य संग्रह अवार्ड वगैरह जो मिले हैं, उनकी सारी फोटोग्राफ्स हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हरियाणा से शुरू हुआ और हरियाणा की ये बेटी पे हरियाणा को अवश्य नाज होगा, देश को भी नाज है। और इस तरह से ये तरह तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं, इनकी अलग अलग उपलब्धियों को बयां करता हुआ। उम्मीद है आप इनसे मिलके खुश होंगे। और अभी आरती से हम लोग बात करते हैं। तो आरती से बात करते हैं और आरती से कुछ सवाल पूछते हैं कि ये सिविल सेवा की तैयारी क्यों कर रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं और उनकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं। तो आइए आरती को बुलाते हैं। आरती, स्वागत है आपका। हेलो आरती। हाँ, बहुत बहुत बधाई पहले तो कि साउंड अपना देख लो, थोड़ा ठीक कर लो। बहुत बहुत बधाई आपको इन सारी सफलताओं के लिए और सारी जो आपकी उपलब्धियां हैं इन पे हरियाणा को ही नहीं, आपके माता पिता को ही नहीं, पूरे देश को भी नाज है, हम लोगों को भी नाज है। आप हमारी स्टूडेंट हैं और हमें भी नाज है कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हुई है और अब सिविल सेवा के क्षेत्र में परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं।
ईश्वर करेगा निश्चित रूप से आप सफल होंगी। आप इतनी मेधावी हैं, इतना आप में कूट-कूट के में जो मेधाविता है, जो मेरिट है वो भरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप आने वाले दिन में निश्चित रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होंगी और हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आरती आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले कि अपने बारे में कुछ बताओ, ताकि जनता को आपके मुंह से सुनने को मिले कि आपने अभी तक क्या उपलब्धियां की है। थोड़ी सी संक्षेप में अपने बारे में बताइए, कहाँ से रहती हैं, कहाँ रहती हैं अभी प्रेजेंट में, कहाँ की रहने वाली हैं और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आरती वत्स है और मैं हरियाणा के एक शहर रोहतक से बिलोंग करती हूँ। और फिलहाल अभी मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई है और मैं साथ के साथ सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं मिस हरियाणा 2019 क्राउन विनर रह चुकी हूँ। और सरकार की तरफ से नाज है बेटियों अवार्ड मुझे 2019 में मिला मिस हरियाणा बनने के लिए। और 2020 में भी वुमेन एम्पावर अवार्ड मिला और 2021 में भी यूथ आइकन के लिए। तो सबसे पहले अब ये बताएं कि सिविल सेवा परीक्षा में आने का विचार कब आया कि सिविल सेवा परीक्षा देनी चाहिए इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद। क्या आप उन लोगों से इंस्पायर हुई जिन्होंने पहले ब्यूटी पेजेंट जीता और बाद में सिविल सर्विसेज सेवा में अपनी परचम लहराए, या आपका अपना विचार था? कुछ नहीं है कि मैं किसी से प्रेरित हुई हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस रही है कि मैं सिविल सेवा में आऊं और कुछ बेहतर काम कर सकूं। अच्छा। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि सिविल सेवा की सबसे पहले जो विचार आया था, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, क्योंकि लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक कैरियर चुनते हैं अपनी लाइफ में। तो मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद अपनी सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ करूंगी। अच्छा, बहुत सुंदर ख्याल है। तो ये आपने इतने सारे अच्छे कैरियर मॉडलिंग में होते हैं और मॉडलिंग में आप हैं भी, तो आपने मॉडलिंग में कैरियर बनाने की क्यों नहीं सोची, फिर सिविल सेवा की तरफ थोड़ा सोचा, ऐसा कैसे? मुझे बचपन से सौंदर्य प्रतियोगिता आकर्षित करती आई हैं। और वो एक तरह से मेरा शौक रहा है, लेकिन उसको एज ए कैरियर मैंने कभी नहीं सोचा कि आगे मैं उसमें कभी अपना कैरियर बनाऊंगी। कैरियर के लिए मैंने सिविल सेवा को ही अपना चॉइस रखा था। लेकिन मॉडलिंग मुझे सिर्फ एक पैशन के तौर पे पसंद है, कैरियर के तौर पे मैं उसको नहीं आगे लेके जा सकती। अच्छा, ठीक है, यानी पैशन के तौर पे शौक भी पूरे होने चाहिए, आदमी के पैशन भी पूरे होने चाहिए। पैशन के तौर पे आरती को पसंद है, लेकिन कैरियर के रूप में ये सिविल सेवक बनना चाहती हैं, आईएएस आईपीएस बन के देश का जो जनता की सेवा है एक्चुअल में वो करना चाहती हैं। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो अभी हाल में सक्सेस हुई है उनसे आप बिल्कुल इंस्पायर नहीं है, या उनको देख के थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली है जो कि मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि वो तो अभी लास्ट ईयर ही उनका वो सिविल सेवा में आई है। मैं क्राउन विनर उससे पहले रह चुकी हूँ। अच्छा। और तैयारी भी उससे पहले मैंने सोच ली थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 18 में कंप्लीट हुई थी, 2018 में। तो तभी से मैंने इंडिविजुअली चॉइस रही है मेरी कि मैं इस सिविल सेवा में आऊं। किसी से इंस्पायर नहीं हुई हूँ कि पहले मैं प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करूं, उसके बाद मैं सिविल सेवा में आऊं। अच्छा, ये बाय चांस है ना? यस अच्छा, सर। एक कविता भी आपकी हम यदा कदा देखते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती रहती है, मैगजीन में पब्लिश होती रहती है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग शेयर करते रहते हैं। तो एक आप अच्छी कवित्री हैं, कविता लेखन में आपकी इतनी रुचि है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकती थी। जिस तरह से अभी देखें हाल में बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं कविता गा करके, कविता कह के, और उनका नेशनल और इंटरनेशनल फेम हुआ है। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम लेकर अपमान नहीं करना चाहता। तो आपने इसमें क्यों नहीं सोची कि कविता लेखन आपकी इतनी अच्छी है तो एक अच्छी कवियत्री के तौर पर जानी जाऊं? जैसे कि कविता मैं बचपन से लिखती आई हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में थी, 6, 7, 8 क्लास से ही मैं कविताएं लिख रही हूँ। लेकिन पहले मैं अपने लिए लिखती थी कविता। उसके बाद जैसे मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की तो लोगों को मेरी कविताएं पसंद आई, और उसके बाद वहीं से मेरे कांटेक्ट हुए और मेरी कुछ कविताएं कुछ न्यूज़पेपर ने पब्लिश की, और उसके बाद मेरी बुक भी पब्लिश हुई।
जो अभी अमेजोन पे और किंडल पर आप देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक रुचि रही है कविता लिखने में। अच्छा। लेकिन एज ए कैरियर में फिर कहना चाहूंगी कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं इसे कैरियर बनाऊंगी, बस एक रुचि के तौर पर ही मैंने इसे अपनाया था। अच्छा, बहुत सुंदर। एक्चुअली हम जब इंटरव्यू लेते हैं सिविल सेवा के, तो हम पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारी रुचि क्या है, और जो हॉबी, जिसको हॉबी भरना होता है, और हॉबी क्या है, तो बच्चे यूजुअली नहीं बता पाते सटीक रूप में कि उनकी हॉबी क्या है। जोड़ तोड़ के बताते हैं। कोई बोलता है मुझे वॉकिंग पसंद है, कोई बोलता है कि मुझे खेती पसंद है, कोई ऐसे ऐसे चीजें बोलते हैं जिसका कि हॉबी में कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपकी हॉबी पहले से है, और निश्चित रूप से इंटरव्यू के दौरान जब आप ये बात बताएंगी तो इंटरव्यूअर जो है बहुत प्रभावित होंगे। एक अच्छी हॉबी है आपकी, और उस हॉबी को आपने बहुत अच्छी तरह से नरिशमेंट की है, एक्सप्लोर किया है, और उसमें अचीव भी किया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप भी, एक थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि आपका हरियाणा में एक शिक्षक के रूप में चयन हुआ है, और तो आप शिक्षक के रूप में कार्य करना पसंद करती हैं या नहीं करती हैं? अब आगे तो अभी है राह दूसरी आप देख रही हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने के लिए सोच रही हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में कार्य, किस तरह का कार्य समझती हैं, किस तरह का कार्य है ये? क्या ज्वाइन किया आपने? ज्वाइन मैंने नहीं किया है शिक्षक के तौर पे। मेरी वैसे ज्वाइनिंग आ गई थी, लेकिन मैं अपना पूरा फोकस यूपीएससी पर ही करना चाहती थी। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं वहां पर एक बड़े लेवल पे किसी के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, जो एक एज ए आईएएस ऑफिसर या आईपीएस होने के नाते कर सकती हूँ। तो मैं अध्यापक के तौर पे ऐसा नहीं है कि मुझे वो पद अच्छा नहीं लगता, वो मेरे दिल के करीब है। हाँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जैसे कि बीएड की है, हमारी ट्रेनिंग होती है, तो मैं वहां पढ़ाती थी, और कुछ टाइम मैंने वैसे भी पढ़ाया है। लेकिन अभी फिलहाल मैं यूपीएससी पे ही अपना पूरा फोकस करना चाहती हूँ, अपना टाइम कहीं और अभी नहीं देना चाहती। अच्छा, ठीक है। तो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में अभी आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही है, किस तरह की चुनौती आ रही है? कि लॉकडाउन हुआ तो सारी फैमिली गैदरिंग हुई, तो डिस्टरबेंस हो जाती है। एक जैसे कि हम शांत माहौल में पढ़ पाते हैं, तो हमें अभी कुछ देखने को मिला कि इसमें हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, और जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आप लाजमी है कि डिमोटिवेशन मिलता है। लेकिन उसको दूर करने के लिए मैं कई बार, जैसे कि बताया कि हाँ, मैं कविताएं लिख लेती हूँ, जिससे मैं अपना एक डिप्रेशन से बाहर निकल सकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत आती है। अगर आपका फोकस अच्छा है तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी डीमोटिवेट जब होती हैं आरती, तो आरती कविता लिख लेती हैं, तो डीमोटिवेशन से बाहर आ जाती हैं। बहुत सारे छात्रों के लिए ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है। यूजुअली तैयारी करने के बाद जब पहली बार कोई प्रीलिम्स एग्जाम देता है, और प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद कई बार रिजल्ट नहीं आता, या उस तरह से नहीं हो पाता है, मेंस में नहीं हुआ या प्रीलिम्स में नहीं हुआ, क्योंकि कई सारे स्टेजेज हैं एग्जाम के, और किसी भी स्टेज पे नाकामी जो है वो डीमोटिवेट करता ही है। तो डीमोटिवेट करता है, तो उस डीमोटिवेशन से बाहर आने के लिए आप अपने हॉबी को एंजॉय कर सकते हैं, हॉबी के जरिए बाहर निकल सकते हैं। जो आपकी हॉबी है उस पर थोड़ा समय दे करके अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसा कि आरती बता रही है कि ये इनको जब डीमोटिवेशन होती है तो ये कविताएं लिख के उससे बाहर आ जाती है। अच्छा, सामान्य अध्ययन की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती हो अभी? कुछ नए छात्रों को, चूंकि आपने पढ़ लिया है, कोचिंग कर लिया है, और आप एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही होगी, तो जो नए छात्र हैं जो सोच रहे हैं इस दिशा में, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो क्या स्ट्रेटजी, हम लोग तो टीचर, बीइंग ए टीचर बताते ही रहते हैं, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आप बताओगे कि एज एस्पिरेंट की क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है अभी? तो बताइए जरा कि सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाती है? सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती हूँ, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको फॉलो करके कि सिलेबस कहाँ से आ रहा है, और कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, उसको मैं एक बार अलग से मैं नोट करके रखा हुआ है मैंने सारा सिलेबस, जिसमें से मैं देखती हूँ कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से जो बार बार आने की चांसेस रहते हैं।
और सभी सब्जेक्ट्स की मैं रिवीजन एक साथ ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट मैंने अभी 1 महीने लगातार पढ़ा, उसके बाद मैंने 1 महीने उसको देखा नहीं। मेरा डेली का शेड्यूल रहता है कि 7 से 8 घंटे, तो उसमें मैं अपने कम से कम 3 सब्जेक्ट तो साथ लेके चलती हूँ। और जो हमारा सीटेट होता है, सी सेट होता है, उसको भी मैं साथ के साथ तैयारी करती हूँ, क्योंकि सी सेट को बच्चे उस कैजुअल ले लेते हैं, उसकी तैयारी नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि हम लास्ट टाइम में 1-2 महीने में कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपना सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको हमेशा साथ रखती हूँ, ताकि कई बार ऐसा होता है कि उनको साथ ना रखने से हम डाइवर्ट हो जाते हैं, जो चीजें नहीं पढ़ने की होती है उन पे भी हम अपना काफी टाइम लगा देते हैं। तो परी और मेंस की तैयारी में एक साथ करती हूँ, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करती हूँ, और टेस्ट सीरीज भी मैं लगाती हूँ उनके लिए। टेस्ट सीरीज आपने किया हुआ है, फायदेमंद है? कितना फायदेमंद है टेस्ट सीरीज, आपको क्या टेस्ट लगता सीरीज है? बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर है और आपको सिलेबस अच्छे से पता है, तभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपको फिर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी क्वेश्चन देती है वो बहुत घुमा फिरा के देती है। तो सबसे पहले उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फायदेमंद नहीं हो सकती, वो सबसे फायदेमंद है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आजकल छात्र सब जो है ये बड़े जल्दी अपने कैरियर को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, मॉडलिंग में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, एनडीए में जाना है, या इंजीनियर डॉक्टर बनना है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ सोचते हैं उनको किस क्लास से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन में सोच लिया था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो छात्रों को कब से इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए? सोचना एक अलग बात है, तैयारी करना एक अलग बात है ना? तो कब से तैयारी आपने शुरू किया और कब से तैयारी करनी चाहिए बाकी बच्चों को? क्या आपको लगता है कि आपने लेट शुरू किया या अर्ली शुरू किया या सही समय पे शुरू किया? बाकी बच्चों के लिए क्या सलाह दोगे? क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि वो अपनी तैयारी कब से शुरू करें। लेकिन अगर वो ज्यादा जल्दी से अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, अगर +2 क्लास में भी वो स्टार्ट कर देते हैं या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, +2 में होते हो, तो आपको ये रहता है कि आप आगे कौन से सब्जेक्ट लेंगे। अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं तो वो आपकी यूपीएससी में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप जल्दी सोचते हैं अगर इस यूपीएससी में आने के लिए, तो वो फायदेमंद तो होता ही है, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि एक एज आ जाती है जब आपको अपना स्टेबल कैरियर चुनना होता है, तो हर तरफ से प्रेशर होता है कि आपको जॉब जल्दी चाहिए। तो अगर आप जल्दी तैयारी करते हैं +2 के बाद अगर फर्स्ट ईयर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। अच्छा ये बताओ कि कुछ ऐसी किताबें जो रेफर करती हो यूपीएससी के लिए, आपको सजेस्ट किया गया होगा या आप अपनी तरफ से या दोस्तों के माध्यम से या किसी और के माध्यम से जो किताबें अभी आप रेफर कर रही हो, उन कुछ किताबों के नाम बता दो ताकि बच्चे जो है वो उसको देख सके और समझ सके और अपना निर्णय ले सके कि उन किताबों की कितनी योगदान हो सकती है। कुछ किताबों के नाम बता सकती हो जो अभी आप पढ़ रही हो? सर, ज्योग्राफी के लिए मैं माजिद हुसैन की पढ़ती हूँ, परी के लिए। और अगर मेरा जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं सविंदर सिंह की बुक पढ़ती हूँ ऑप्शनल के लिए। हाँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। और +1 +2 की एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी में बहुत काम आती है, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपके परी में भी काम आते हैं और मेंस के लिए भी। और लक्ष्मीकांत पॉलिटिकली, जो एक तरह से वो तो सभी को पता है, लेकिन वो सबसे फायदेमंद है। लक्ष्मीकांत की अलावा आपको पॉलिटिकी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम बुक पढ़ती हूँ, और मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा। अच्छा। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं न्यूज़पेपर को ही फॉलो करती हूँ, मैगजीन को, बुक मैं प्रेफर नहीं करती उसके लिए। अच्छा। और साइंस के लिए भी मैं एनसीईआरटी ही पढ़ती हूँ सर। अच्छा, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें पढ़ती होंगी, बट अभी कितना का नाम गिनाएंगी? और इंस्टीट्यूट के कोचिंग कितनी जरूरी है यूपीएससी करने के लिए? आप ये बताओ, कोचिंग कितनी जरूरी है? कोचिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है?
और जरूरी है तो कितनी तो जरूरी? हाँ सर, कोचिंग जैसे कि अगर कहें, अगर ज्यादा बिल्कुल ही जरूरी है, अनिवार्य है, तो वो मैं कहूंगी कि अनिवार्य तो नहीं है। हम्म, लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, यूपीएससी के बारे में सोचा है, लेकिन हम्म, आपको उसका बेसिक नहीं पता हम्म, कि कहाँ से तैयारी करें, बुक्स कैसे प्रेफर करें, तो हम्म, कोचिंग उसमें आपकी हेल्प करती है हम्म, कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है और हम्म, किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम्म, उसके लिए इंस्टीट्यूट आपकी बहुत हेल्प करता है, एक टीचर आपकी बहुत मदद करता है, हम्म, क्योंकि वो ही आपको एक डायरेक्ट रास्ता दिखा सकता है हम्म, कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको बिल्कुल ही बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हम्म, यूपीएससी का सिर्फ नाम सुना है, हम्म, लेकिन वो आपको उस लाइन में जाना है, हम्म। तो इंस्टीट्यूट आपका इस चीज में मदद कर सकता है कि तैयारी कहाँ से शुरू करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, ठीक है। आपकी तैयारी में कोचिंग संस्थान का क्या योगदान है? की तैयारी में जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी की मैंने तैयारी जब स्टार्ट की थी, तो हम्म, मुझे यूपीएससी के बारे में ज्यादा तो मैं कहूंगी कि नहीं पता था, हम्म, क्योंकि बुक वगैरह उस टाइम इतना ज्यादा सिलेबस था, और अभी भी है सिलेबस, तो हम्म, बुक वगैरह का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि हम्म, कैसे प्रेफर करनी है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, हम्म, लेकिन क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है, उसमें मेरे इंस्टीट्यूट ने मदद की हम्म, कि आपको कैसे सिलेबस को फॉलो करना है, आगे कैसे क्या पढ़ना है। हम्म। मेंस के लिए मैं कहूंगी कि परी तो हम फिर भी खुद से कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको इंस्टीट्यूट की मदद इसमें मिल सकती है कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करती है। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल। आंसर राइटिंग में इंस्टीट्यूट की मदद मिल सकती है। आंसर को स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा में कैसे लिखा जा सकता है, नहीं? अच्छा, तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी आप करती हैं, क्वेश्चन रोज लिखती हो? अच्छा, न्यूज़पेपर जैसा कि आपने बताया कि न्यूज़पेपर को रेफर करती हो, तो न्यूज़पेपर का कितना योगदान है, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने न्यूज़पेपर पढ़ती हो, और क्या मैगजीन्स वगैरह को रेफर करती हो? कुछ नाम बता दो एक आध, ताकि लोगों को पता चले। जैसे सब मेरा हिंदी माध्यम है, तो मैं हिंदी के लिए दैनिक जागरण पढ़ती हूँ अपना। अ, उसमें से सर जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो पेज आता है, वो मैं इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर करती हूँ। कुछ ऐसी चीज आगे जो ज्योग्राफी के लिए, जैसे कि कई बार टाइगर रिजर्व हमें कुछ गवर्नमेंट करंट में के लिए, चल रहा है। रिलेटेड इशू के लिए, यस, हाँ। तो जैसे जो करंट इशू होता है, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, वो हम्म, सब मैं न्यूज़पेपर से प्रेफर करती हूँ। हम्म, हाँ, और कुछ मैगजीन जैसे कि दृष्टि की मैगजीन आती है, मैं वो प्रेफर करती हूँ। और कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, योजना आती है, ये हम्म। सब मैं इसके लिए प्रेफर करती हूँ, करंट के लिए। अच्छा, क्या कारण है कि हरियाणा से हाल फिलहाल में पिछले 2-4 सालों में सिविल सेवक बड़े ज्यादा चुने जाने लगे हैं? क्या हरियाणा में ऐसा कुछ विशेष होने लगा है क्या, कि हरियाणा के बड़े सारे छात्र जो है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं, न सिर्फ सिविल सर्विसेज में, लेकिन बहुत सारे परीक्षाओं में भी परचम लहरा रहे हैं, और बहुत सारे छात्र जो हरियाणा से भी आ रहे हैं? क्या हरियाणा में ऐसी कोई तब्दीली क्या हुई है? जा रहा है, लोगों में डेवलपमेंट आ रही है, और सबकी सोच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि हमें भी इस लाइन में। पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा रहता था, या फिर आप एक टीचर के तौर पे आप जॉब करो, या हम्म, कोई नॉर्मल जॉब मिल जाए। हम्म, लेकिन अब सब लोग यही सोचते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। तो हम्म, जैसे जैसे आप जब पढ़ाई करते हो और वहां से बाहर निकलते हैं कहीं भी हम, तो हम देखते हैं कि कोई बड़े लेवल पे अगर हमें कुछ करना है, हम्म, तो यूपीएससी के से बड़ी कोई चॉइस नहीं हो सकती, अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। हम्म, तो बस वही है कि हाँ, लोग डेवलप हो रहे हैं, हम्म, टाइम टू टाइम उनको देखने को मिलता है कि हाँ, कैसे समाज में क्या चल रहा है, हम कौन सी पोस्ट लें जिससे हम समाज का भला कर सके। हम्म। तो यही अट्रैक्शन का एक पॉइंट है कि बच्चे यूपीएससी की तरफ आना चाह रहे हैं, एक बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, अभी रैंक 1 आया था हरियाणा से लड़का सोनीपत से, तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। अच्छा, बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्लोगन था, उससे हरियाणा में बेटियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या कुछ अवेयरनेस आई है, क्या कुछ डेवलपमेंट ऐसा हुआ है, लोगों में ऐसी जागरूकता बढ़ी है? क्या आप समझती हैं कि इस स्लोगन का कितना प्रभाव पड़ा? हालांकि पूरे देश में ये चल रहा है, लेकिन शुरुआत तो हरियाणा से हुई थी। यहाँ पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और अभी भी देखने को मिलता है कि जो हमारा जो लिंग अनुपात है, वो पहले हमारा ज्यादा था, अब कम होता जा रहा है, कि अब सभी को यही है कि बेटी पढ़ाने
जरूरी भी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसे पढ़ाना भी जरूरी है। अब लोगों की मेंटलिटी में चेंज आ रहा है और लड़का और लड़की अब उनके लिए भी बराबर ही है और अवेयरनेस भी आई है और अब उनमें कम ही भेदभाव होता है। अब तो यही है कि हर जगह ही जागरूकता आई है, ना हरियाणा पीछे है ना कोई दूसरा राज्य। बेटा बेटी अब सबके लिए समान ही है। अच्छा, ठीक है आरती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए और कोई दिक्कत हो तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपकी मदद करेगा। करियर स्टडीज में आपका हमेशा से स्वागत है और रहेगा। और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अगली बार इंटरव्यू देने के लिए तैयारी करते वक्त हमसे मिलें और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो। आपके माता पिता को भी बहुत गर्व होगा, हमें भी गर्व है। आप हरियाणा को गौरवान्वित करें, देश को गौरवान्वित करें, ये सारी शुभकामनाएं हमारी आपके लिए है। और इन्हीं सब के साथ आज आपका जो इंटरव्यू है, जो आपसे बातचीत है, जो आपकी आपसे चर्चा थी, इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।